Hello everyone, my name is Tanvi Goel and my channel's name is NEET with Tanvi. In today's video, I'll be discussing an entire roadmap to NEET 2025 and I have tried to take all the points जिनमें doubts होते हैं possibly, but still if you think that you're left with any doubts then leave them in the comment box. So let's begin. तो इस वीडियो के अंदर first we will be talking about the possibility कि क्या अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो तो आपको एम्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. तो अगर हम सारे एम्स को कंसिडर करें इंक्लूडिंग द लोअर वंस एज वेल एंड जो इस साल हुआ है 2024 में उसको इग्नोर करके अगर हम नॉर्मल चीज़ें देखें तो लाइक अ सेफ स्कोर इज 690 प्लस. इफ़ यू गेट 690 प्लस देन यू कैन गेट इनटू एम्स एंड लाइक इफ़ यू बिलोंग टू सम कैटेगरी देन इट्स मच लेसर. सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट एम्स इन 9 मंथ्स बिकॉज अब अगर आप नीट 2025 को टारगेट कर रहे हो देन यू आर लेफ्ट विद 9 मंथ्स ओनली लाइक अगस्त टू अप्रैल. लाइक अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, टुडे 17th of July, अभी भी आप स्टार्ट करोगे, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करोगे. ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठे हो तो फर्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तभी आप अपना 100% दे पाओ. धीरे धीरे करके आप 100% दोगे. एक दिन आपको लगेगा कि हाँ आपने 50% दे पाए हो, देन 70, 90, धीरे धीरे करके 100% होगा. तो अगर अभी आज से आप सारी चीज़ें करके टाइम टेबल वगैरह सब कुछ करके आप पढ़ने बैठ रहे हो तब भी आपका अगस्त से अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो पाएगी. सो अगर देखा जाए सो यू आर लेफ्ट विद 9 months फ्रॉम अगस्त टू अप्रैल. नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू एन एम्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को करते हो, कितनी अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, कितना कंसिस्टेंट रहते हो. सो 2025 की जो एक्सपेक्टेड नीट की डेट है इट इज़ 4th of May. तो लाइक लास्ट मंथ जो है वो भी आपका अप्रैल ही है. अप्रैल के बाद देयर इज़ नथिंग. अब ये जो 9 मंथ्स है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नीट में कैसा स्कोर आएगा वो इन्हीं 9 मंथ्स पे अब डिपेंड करता है. तो ये जो 9 मंथ्स है अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको 7 मंथ्स देने हैं टू सिलेबस कंप्लीशन एंड 2 मंथ्स देने हैं टू sample papers and revision, like one each, like 1 month overall to revision and 1 month to sample papers. तो 7 मंथ्स के अंदर अब आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. तो अब इस 7 मंथ्स के अंदर क्या है, अगर आप 2 मंथ्स दे रहे हो बायो को, 2 दे रहे हो फिजिक्स को, 2 दे रहे हो केमिस्ट्री को, तब भी आपके पास 1 मंथ पूरा एक्स्ट्रा बच जाता है. तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि स्टिल आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा बच रहा है. तो इससे क्या है कि देखो बायो तो बहुत ईजिली 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, बट अगर आप फिजिक्स में लैग कर रहे हो, केमिस्ट्री में लैग कर रहे हो तो उस 1 मंथ के अंदर आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है. देन 2 मंथ्स के अंदर आपको सैम्पल पेपर एंड रिविजन दोनों करनी है जिसमें आप 1 मंथ दोगे टू सैम्पल पेपर्स एंड 1 मंथ दोगे टू रिविजन. उसके बाद अब ये जो 9 मंथ्स है आपको जो करना है 9 मंथ्स में करना है. हमने अभी देख लिया कि आपको रिवीजन करनी है. रिवीजन आपको मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स करनी है. लाइक मैक्सिमम तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आप कर लो बट मिनिमम 2 टाइम्स करनी है. मैंने भी 2 टाइम्स करी थी. सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं 30 to 35, लाइक मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 35 सैम्पल पेपर्स आर इनफ. एंड इसके अंदर 15 विद OMR. उसके बाद बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बायो बहुत अच्छी है तो आप नीट क्रैक कर लोगे, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप नीट क्रैक कर लोगे. नीट के अंदर बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही आपके अच्छे होना, तीनों ही टिप्स पे होना ज़रूरी है. तो आप जब पढ़ रहे हो ना तब भी आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हाँ इंपॉर्टेंस आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को इक्वल देनी है बट आप ज़्यादा टाइम उसको दे रहे हो जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है. अब बायो के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बायो के अंदर आपको पढ़नी है अपनी NCERT की हर एक सिंगल लाइन, वीडियो, डायग्राम, टेबल. NCERT में हर एक चीज़ जो है ना उसको किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है. NCERT में अगर आपको कोई लग रहा है ना कि ये चीज़ फालतू की है बट नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो बायो में NCERT में आपको कुछ नहीं छोड़ना. देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. अब जो आपके खुद के नोट्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, जो आपको कोचिंग वाले लिखवा रहे हैं अपने मॉड्यूल्स में मार्क करा रहे हैं या जो कोचिंग वाले नोट्स बना रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उनको अपने नोट्स में ऐड करोगे. प्लस NCERT फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की NCERT में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो भी आप अपने नोट्स में ऐड करोगे. तो अगर आपको कोचिंग में जो नोट्स बनवाए हैं अगर आप उन्हीं से ही रिवाइज़ कर रहे हो तो ऐसे नहीं करना है. आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर जो कोचिंग में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं आपको वो लिखनी है. जो NCERT है उसमें से सारी चीज़ें लिखनी है. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको अपने खुद के नोट्स बनाने ही बनाने हैं. तो बायो के अंदर आपको करनी है NCERT, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. इन दोनों चीज़ों को आप खुद से बार बार रिवाइज़ करोगे जब रिविजन करोगे. इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर के
100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लाइक 100 to 150 आप कर सकते हो, नॉट मोर देन 150। तो हर एक चैप्टर के आपको 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना पूरा 1 महीना, उसके अंदर भी तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो आप। तो आपको 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पर चैप्टर। इसके अलावा आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। देन अब आपको क्या क्या चीज़ें अपनी इम्प्रूव करनी है। लाइक देखो, अगर आपको नीट क्रैक करना है ना तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। लाइक एक तो हो गया आपका लर्निंग एबिलिटी। देखो आपको 100% बायो लर्न करनी है, 70 to 80% फिजिक्स भी लर्न ही करनी है, क्योंकि ठीक है फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, बट वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो फिजिक्स में भी 70 to 80% लर्निंग ही है, केमिस्ट्री में भी 80 to 90% लर्निंग है। यू हैव टू लर्न द रिएक्शंस, फार्मूलाज, एलिमेंट्स, एवरीथिंग। तो आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो अब बोल बोल के करो, लिख लिख के करो, करना पड़ेगा। देन आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि नीट में आपको 1 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगी एंड इवन इन केमिस्ट्री। देन आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट देखो नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो जब जैसे आपका ये कि अब आप 7 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, 1 मंथ फॉर सैम्पल पेपर, 1 फॉर रिविजन, तो यहाँ पे भी आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्स्ट चीज़ पे। देखो सबसे पहले आपका एम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, आपका नीट में अच्छा स्कोर आएगा नहीं आएगा, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ आपने अपने दिमाग में सोच ली है, देन आप थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज आप कंसिस्टेंट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, डिसिप्लिन्ड रहोगे। आप हर एक चीज़ को, आपका जो डेली गोल है उसको ख़त्म करके ही सोगे, कभी भी डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे। एंड डिस्ट्रैक्शन नाम का वर्ड तो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, अपने माइंडसेट पे वर्क करना है कि हाँ यू हैव टू क्रैक नीट 2025। देन सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। देखो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 11th में हो, 12th में हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तब भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट इफ़ इट इज़ योर सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप या उसके आगे कोई भी, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर लो। क्योंकि देखो कोचिंग में टीचर्स का काम क्या होता है कि आपको वहाँ के मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको टीचर्स के नोट्स मिलते हैं, टीचर्स आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको हो चुकी हैं, अब आपको क्या करना है, आप खुद पे ही वर्क करना है, खुद को ही इंप्रूव करना है। आपका पेपर छूट जा रहा है तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो लाइक सेकेंड थर्ड ड्रॉप के बाद फिर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। देन देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग। लाइक मैंने एक ड्रॉप लिया था एंड उस एक ड्रॉप में भी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने ड्रॉप ईयर में सेल्फ स्टडी ही करी थी। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी है। देन अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन करो। इससे क्या है कि आपका बहुत टाइम सेव होता है। घर के कंफर्ट में बैठ के आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आने जाने का आपका बहुत टाइम सेव होता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बुक्स, कि अब आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो देखो अब यहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तो आप लाइक ड्रॉप ईयर है आपका एंड आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, देन यू कैन वॉच माई वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। बट अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ करोगे, तब भी एनसीईआरटी को ही सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करोगे। एनसीईआरटी इज़ आर नंबर 1। सेकेंड आप प्रायोरिटाइज़ करोगे अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को या नोट्स को जो भी आपके हैं, ठीक है। अब आपको क्या इंश्योर करना है कि जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं या जो नोट्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल के नहीं है। क्योंकि देखो आप उसकी सबसे ही सुना होगा आपने, नीट एनसीईआरटी बेस्ड याद है, ये ट्रूथ है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आपके मॉड्यूल्स या नोट्स हैं उस कोचिंग के पर्टिकुलर वो मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड ही हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यू कैन लाइक थिंक अबाउट 36 years MTG। इट इज़ अ गुड बुक। उसके बाद अगर आपको टाइम, अब देखो टाइम टेबल भी वैरी करता है, टाइम टेबल वैरी करता है। अगर आप स्कूल गोइंग हो, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो टाइम टेबल हर एक इंसान के लिए वैरी करता है एंड टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन के अंदर 14 घंटे स्ट्रेच करना है, 16 घंटे स्ट्रेच करना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे 12.5 hours मैक्सिमम मेरा गया था। तो ऐसा नहीं है कि 14-16 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ लर्निंग। और टाइम टेबल हो सकता है कि आप स्कूल जा रहे हो सकता है कि आपका ड्रॉप ईयर मतलब आपको स्कूल ना हो सकता है स्कूल के साथ आपकी कोचिंग भी हो सकता है ड्रॉप ईयर में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग हो, आप दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो। सारे के सारे सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल्स आई हैव डिस्कस्ड इन माई दीज 2 वीडियोज़। बट अगर स्टिल आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है यू कैन आस्क दैट। एंड स्कूल के अंदर फिर एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपका डमी स्कूल है कि रेगुलर स्कूल है। देखो अगर आप कर
सकते हो तो आई वुड सजेस्ट डमी स्कूल कर लो, क्योंकि स्कूल जाने का कुछ फ़ायदा होता नहीं है अगर आपका हाँ ये है कि हाँ आपको नीट ही क्रैक करना है या जेईई क्रैक करना है, तब स्कूल जाने का ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये जो टाइम टेबल है, मेन चीज़ देखो, टाइम टेबल बनाना मैटर करता है कि हाँ आपने अच्छा टाइम टेबल बनाया है अपने लिए, बट उससे भी ज़्यादा मैटर जो करता है वो ये है कि आप टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हो। तो टाइम टेबल बनाया है उसको सामने लगा लो, उसको फॉलो करना ही करना है। आपको 1 हफ़्ता लगेगा मैक्स टू मैक्स 10 दिन कि आप टाइम टेबल देखोगे कि किस टाइम क्या करना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एंड टाइम टेबल के जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अपना डेली गोल सेट करना। डेली गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको ये होना चाहिए कि अगर आपका डेली गोल कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सोने नहीं जाओगे तो आप या ब्रेक नहीं लोगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो भी गोल सेट करा है उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। एंड देन 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो अब आपको पता चल गया बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, सब चीज़ पता चल गई। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी। मेरी कोई भी बुक है तो उसके अंदर MCQs है, तो लोग क्या कहते हैं कि आप नंबर लिख लो, एक रजिस्टर लो, उसमें नंबर लिख लो एंड देन हर एक MCQ का जो आंसर है उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, ताकि आप उन्हीं से MCQs को वापस से सॉल्व कर पाओ। बट मैंने क्या करा, जो बुक्स है मैंने उसी के अंदर टिक करा, क्योंकि देखो अगर आपने एक बार 100 MCQ सॉल्व कर लिए, ऑब्वियसली अब वो आपके दिमाग में बैठ गए, आप दोबारा करोगे आपको कहीं ना कहीं वो आंसर्स याद ही होंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा करने का कोई फ़ायदा है। आप उसमें टिक मत करो क्योंकि आप उसको दोबारा कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई फ़ायदा, क्योंकि आपने अगर एक बार कर लिया तो वो 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए हैं। अब अगर आप उसको दोबारा सॉल्व करने जाओगे भी आपको रटा होगा कि हाँ इसका आंसर ये, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा लास्ट टाइम गलत था तो इसका तो B ही था। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी याद हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी बुक के MCQ सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके 36 ईयर्स के PYQs ही हैं, तो उसके अंदर आप क्या करो, साथ के साथ टिक कर दो। उससे क्या है कि आपने एक बार MCQs कर लिया, आपको लगता है आपके पास टाइम बच रहा है, अब आपको और MCQ सॉल्व करने, कोई और बुक ऑर्डर कर लो, बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी बुक ऑर्डर कर लो। प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना MCQs, उसको साथ के साथ बुक के अंदर टिक कर दो। उसमें लाइक ऐसा कुछ नहीं होता कि आप दोबारा करोगे। दोबारा ना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस करे आपको सारे ही ना आते हों, ठीक है। अगर आपको मोर देन 50% उसमें से आते होंगे, एक बार करने में आपको वो सारे लर्न भी हो जाएंगे, चाहे वो बायो के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, किसी के भी हो। तो साथ के साथ बुक के अंदर मार्क कर दो। एंड अगर आपको चाहिए कि नीट 2025 में आप अच्छा स्कोर करो एंड आपका एम्स निकले, तो इसके लिए आपको अभी से ही बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। सो बी सीरियस, लाइक अब वो टाइम आ चुका है कि जब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स ही बचे हैं। तो अब आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सच में चाहिए कि आपको एम्स निकालना है या कोई भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकालना है तो। एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट दैट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कमिंग ईयर्स में नीट देने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।